हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि नीट और जेई मेंस के थे। ठीक है। आज हम लोगों का टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी, और हम लोग कुछ पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आज देखेंगे। ठीक है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर आते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी करता क्या है? इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द फील्ड इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। फील्ड इंटरेक्शन मतलब, जैसे मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R डिस्टेंस दूरी पे है। ओके, हमारे पास F का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4 पाई एप्साइलन लिखते हैं, एप्साइलन नॉट अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, Q1 Q2/R²। तो ये जो एप्साइलन है, यही क्या है बेटा? परमिटिविटी। इसको एप्साइलन पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और यही होता है क्या? परमिटिविटी। तो इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम की ये परमिटिविटी है। तो एक चीज ध्यान से देखो, जितना ज्यादा परमिटिविटी बढ़ाओगे, ठीक है, जितना ज्यादा परमिटिविटी बढ़ाओगे, फोर्स उतना ही कम होगा। फोर्स उतना ही कम होगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मान लो कि हमको सबसे कम परमिटिविटी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका हमको मिनिमम भाग चाहिए, मतलब सबसे कम से कम वाली परमिटिविटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि मिनिमम परमिटिविटी होती है किसमें बेटा? वैक्यूम में, या तो फ्री स्पेस भी कह सकते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो इसको हम या तो एप्सिलॉन लिखेंगे या एप्सिलॉन एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम एप्सिलॉन एम यूज करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब यही होगा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, परमिटिविटी करता क्या है? इन दो चार्जेस के बीच में जो फील्ड इंटरैक्ट होती है उसको अपनी फील्ड से कम कर देता है। ठीक है, उनके बीच में आके। इसलिए हम लोगों को जैसे ही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कम करते हैं, हमको फोर्स क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो सबसे कम वैल्यू हमको कहां मिलेगी? वैक्यूम और फ्री स्पेस में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? मीडियम में भी फोर्स निकालेंगे और एक बार फ्री स्पेस में भी फोर्स निकालेंगे, और देखते हैं कि उससे हम लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी कैसे मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले बेटा देखते हैं फॉर मीडियम। मीडियम के लिए, ठीक है, मीडियम के लिए फोर्स लिखोगे तो एफ एम। एफ एम का मतलब फोर्स ऑन मीडियम। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2/R²। ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियम के लिए। इसी तरह हम फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा हो गया एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये हमारा मीडियम के लिए फोर्स हो गया, ये हमारा वैक्यूम के लिए फोर्स हो गया। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम करो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सो डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट। तो सेकेंड क्या था हमारे पास? एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एफ नॉट की सारी वैल्यू लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसके नीचे 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सारा कैंसिल, ये सारा कैंसिल। ओके, अब यहां पे देखो 1/4π कैंसिल, 1/ε0 बचा है और 1/ε बचा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, मींस F0 इज इक्वल टू Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रेशियो हमको मिल गया। इसका मतलब जो एप्सिलॉन m है वो ग्रेटर देन है एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और देखो एप्सिलॉन नॉट मैंने पहले ही कहा था मिनिमम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस रिलेशन से, इस रेशियो से भी पता चल रहा है कि एप्सिलॉन m जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। बट फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स जो है मीडियम का, लेट्स से मीडियम का, वो बेटा लेस देन है किसके, फ्री स्पेस के। ठीक है, मीडियम वाला जो फोर्स होगा वो फ्री स्पेस वाले फोर्स से क्या होगा, छोटा होगा। फ्री स्पेस वाला फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि एप्सिलॉन हमारा छोटा है उसमें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एप्सिलॉन अगर बहुत ज्यादा है तो फोर्स कम है, एप्सिलॉन अगर कम है तो फोर्स ज्यादा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है मीडियम अपॉन फ्री स्पेस, यही हमारा होता है ई आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम अगर चाहें तो मीडियम को रिलेटिव इनटू फ्री स्पेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो हमको रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया हो, एप्सिलॉन नॉट हमको पता है, एप्सिलॉन m से हम किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स से इसको फोर्स के टर्म्स में अगर हम लिखें तो F0 इज इक्वल, F0 अपॉन Fm विल बी एप्सिलॉन r। ओके, सो Fm जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हमको रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में मीडियम फोर्स और फ्री स्पेस में जो फोर्स है उसके बीच में एक रिलेशन मिल गया। सो इन रिलेशंस को यूज करके हम लोग अपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है ये, दो चार्ज हमारे पास Q1 Q2 a डिस्टेंस दूरी पे हैं, जब वैक्यूम में है तो उनका फोर्स F है। ठीक है, वही दोनों चार्ज और डिस्टेंस a जब वाटर में है तो उनका फोर्स F/8 हो जा रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्यूम का निकाल के देख लेते हैं। वैक्यूम के लिए मान लो हम F0 ले लिए। ओके, F0, सो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, और वाटर के लिए हम FW ले लिए। ठीक है, जो कि हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन W Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर। ओके, अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड। तो क्या करोगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो Fnet अपॉन FW विल बी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर अपॉन 1/4π एप्सिलॉन W Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो गया बेटा, 1/4π भी कैंसिल। अब देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एप्सिलॉन W है, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन W अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद करो जब हम पर्टिकुलर मीडियम में निकाले थे तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आया था, एप्सिलॉन r के। एप्सिलॉन r क्या है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब इधर वाले के बराबर में अब हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r। ओके, अब क्या करोगे, F0 इज इक्वल टू FW इज इक्वल टू एप्सिलॉन r हो गया। ठीक है, हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, F, चलो F रख दिए, अपॉन एप्सिलॉन W की वैल्यू क्या है, F अपॉन 8, सो F अपॉन 8
विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये एफ से एफ कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था जिसमें एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर निकाले थे हम। ठीक है, एक ये वैल्यू निकाले थे हम लोगों ने और एक निकाला था हम लोगों ने एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो और बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर से लगाना होगा। ठीक है, सो बेटा पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां ए की जगह a बाई 2 दे देता हूं। ठीक है, a की जगह a बाई 2 दे देता हूं। तो अब देखो, अब तो सॉल्यूशन बदल जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। देखो एफ नॉट तो सेम रहेगा। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। जो एफ डब्ल्यू है अब वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई साइलन डब्ल्यू Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर और 2 है तो 4। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। अब हम फिर से एफ नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू कर लेंगे। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन डब्ल्यू और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर बाई 4। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, Q1 Q2 ए स्क्वायर, Q1 Q2 ए स्क्वायर, बचा क्या एफ नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट और ये 1/4 रेसिप्रोकल में है, सो 1/4। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब ये ध्यान से देखो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो एफ नॉट और एफ डब्ल्यू की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहले तो इस 4 को इधर लेते आओ, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एफ नॉट की जगह क्या रखोगे एफ, तो 4f। ओके, और एफ डब्ल्यू की जगह क्या रखोगे बेटा एफ बाई 8। सो दिस विल बी कैंसिल आउट और 8 4 जा 32। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई 32। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम लोग पेंडुलम के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले पेंडुलम का बेसिक देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो देखो अब, तो देखो बेटा पेंडुलम के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी और आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी। ठीक है, तो चलो देखते हैं पेंडुलम में। मान लो दो स्फीयर दो स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव स्फीयर हैं। तो देखो जब दोनों पॉजिटिव स्फीयर होंगे तो दोनों रिपल करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का देके कुछ ऐसे जाएंगे। ओके, तो वो स्ट्रिंग रिपल्शन के बाद कुछ दूरी पे ऐसे बनेगा, जैसे मान लो ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। ओके, और यहां से एक मैं मीन पोजीशन निकाल लेता हूं। मीन पोजीशन पे मैंने यहां दे दिया थीटा एंगल। ठीक है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है बेटा वो कितनी दी हुई है कैपिटल एल। सो ये दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, कैपिटल एल हो गया। मान लो ये जो चार्ज है वो एम मास के हैं। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। तो सबसे पहले याद करो, हम लोगों ने क्लास 11th में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। मान लो ये चार्ज है। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या लगता है, अब ध्यान से देखो, नीचे की तरफ हमेशा क्या लगेगा mg। ओके, अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या लगेगी टेंशन फोर्स लगेगी। ठीक है, और यहां से मान लो एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया और ये एंगल अब थीटा हो जाएगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये अगर t है तो देखो हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी थीटा एंगल पे अगर मान लो ये डायरेक्शन t है, ओके,
तो थीटा एंगल की तरफ हमको क्या मिलता है कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, और उसके अपोजिट में क्या मिलता है, टी साइन थीटा। हमेशा याद रखना जिधर से थीटा एंगल बन रहा है उधर कॉस थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये तुमको क्या दे देगा, टी कॉस थीटा, और इसके इधर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या दे देगा बेटा, टी साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये रिपल्शन होगा। ठीक है, तो Q वाला ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा उधर की तरफ, तो कौन सा फोर्स लगा, एक और फोर्स भी लग गया, रिपल्शन फोर्स। ठीक है, FR भी बोल सकते हो या रिपल्शन फोर्स F बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब हमको क्या क्या मिल गया, यहां mg मिल गया, इधर बेटा हमको फोर्स मिल गया, इधर हमको टी साइन थीटा मिल गया, और ऊपर की तरफ हमको टी कॉस थीटा मिल गया। इतनी चीजें हमको मिल गई। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो हमेशा याद रखना अप साइड और डाउन साइड वाला हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे लिख भी सकते हो, अप साइड इज इक्वल टू डाउन साइड एंड राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा ये करना है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, राइट लेफ्ट इक्वल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड को डिवाइड कर लो फर्स्ट से, तो टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में mg। तो t से t कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बेटा हो गया टेन थीटा, और यहां आ गया f अपॉन mg। तो देखो इससे हम लोग कई क्वेश्चंस अपने पेंडुलम के सॉल्व कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg। हो सकता है हमको थीटा की वैल्यू कुछ दी हो, पर्टिकुलरली 30 डिग्री 60 डिग्री। ओके, अगर मान लो हमको फोर्स निकालना है, टेन थीटा दिया है, mg दिया है, सिर्फ फोर्स निकालना है, तो अब इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे प्रोसीड करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, मान लो ये L है। ठीक है, इसको कुछ ट्राइंगल को नाम दे देते हैं AOC लेट से। ये थीटा है तो मान लो इधर वाला भी थीटा है। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, इट मींस यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वही इधर वाली भी दूरी होगी। ठीक है, अब L है, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOC, ये जो ट्राइंगल है AOC, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब जो तुम्हारा मान लो ऐसे ट्राइंगल है, इसको इधर से समझो, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OC अपॉन AC जो होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। ठीक है, OC तुम्हारा ये अपॉन AC साइन थीटा के बराबर हो गया। अब AC की जगह पे क्या लिख सकते हो, L इज इक्वल टू साइन थीटा। सो OC विल बी इज इक्वल टू L साइन थीटा। इधर की वैल्यू आ गई L साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, पूरा जो है मान लो कि ये लेट्स सी कि ये B है। ठीक है, इसको नाम हम लोगों को दे दिया B। तो जो हमारा पूरा CB होगा, जो हमारा पूरा CB होगा वो 2AC के बराबर होगा, इट मींस 2L साइन थीटा। ठीक है, तो देखो हमको पूरी डिस्टेंस मिल गई। ठीक है, अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह क्या लिख लोगे, 2L साइन थीटा। तो 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमसे कभी कोई फोर्स निकालने को पूछ देगा तो पेंडुलम के केस में हम लोग ऐसे फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे थीटा एंगल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ये फोर्स निकालने का हो गया। ठीक है, अब मान लो हमसे कोई पूछ दे कि टेंशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो टेंशन का फॉर्मूला निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को कर लो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, यहां है एफ स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। सो दिस, ये तो 1 हो जाएगा, क्या बच गया, एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और जी स्क्वायर। तो टी विल बी इक्वल टू रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और जी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा टेंशन का भी फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। तो टेंशन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फोर्स निकालना होगा तो ये फॉर्मूला, और एंगल निकालना होगा पर्टिकुलर तो ये फॉर्मूला। तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बस इतना काफी है, आई थिंक इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो यहां पे मिस्टेक हो गया, मैंने डाउन साइड नहीं लिखा है। ठीक है, इसको सही कर लेना। सो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में आ चुका है। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स आर अटैच्ड बाय द स्ट्रिंग्स एंड द स्ट्रिंग मेक 60 डिग्री विथ ईच अदर इन वैक्यूम। ठीक है, पहले तो टू आइडेंटिकल स्फेरिकल्स हैं, दोनों सेम स्फेरिकल चार्ज हैं। ठीक है, तो लेट्स से ऐसा कुछ फिगर बनेगा, दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव ले सकते हो या दोनों नेगेटिव ले सकते हो। तो चलो मान लिया मैंने प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है बीच में से। ठीक है, तो मान लो इसका मीन पोजीशन निकाल लेते हैं, ये हो गया 30। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। When the whole arrangement is kept in liquid of density 0.5 gram per cc, the angle remains same. Calculate dielectric constant of fluid. Dielectric constant का मतलब क्या हुआ बेटा, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्लूइड पूछ रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ स्फीयर भी हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लो कि इस पूरे सिस्टम को हम वैक्यूम में रख देते हैं। ठीक है, मतलब फ्री स्पेस में। तो सबसे पहले इस पे देखो, नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, mg। ठीक है, अब यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, इस साइड में ध्यान से देखो, टेंशन लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो इसके इधर जो कंपोनेंट है नॉर्मल से, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी कॉस थीटा। थीटा या 30 डिग्री कुछ भी लिख सकते हो, वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका बहुत यूज नहीं है। ठीक है, ये जो थीटा और एंगल दिया होता है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब टी साइन थीटा इस साइड, और दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन का फोर्स इधर लगेगा। तो वैक्यूम में लिए हैं तो F0 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू F0, दिस इज सेकेंड। ठीक है, अब निकाल लो, सेकेंड को डिवाइड कर लो फर्स्ट से। सो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू F0 अपॉन mg। तो t से t कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू F0 अपॉन mg। ये हमको मिल गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, देखो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पेंडुलम प्रॉब्लम्स के इंट्रोडक्शन में देखा था, बट यहां पे तुमको दिखाना पड़ेगा सारा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कैसे बना और फिर ये वैल्यू। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग इसी सिस्टम को ले जाके किसमें रख देंगे, लिक्विड में रख देंगे। ठीक है, लिक्विड में। तो चलो इसी सिस्टम को, ये सेम सिस्टम है, इसको हम लोगों ने कहां रख दिया, अब लिक्विड के अंदर। ठीक है, मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो लिखा है एंगल रिमेन सेम। ठीक है, इसके नीचे भी अब क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। ऊपर से नॉर्मल बना लो एक, ये थीटा, तो इस साइड क्या हो गया, t cos थीटा, इधर t है ही, और इधर t sin थीटा। ठीक है, रिपल्शन होगा तो एक फोर्स इधर भी लगेगी, उस फोर्स का नाम दे देते हैं F मीडियम। ठीक है, लिक्विड मान लो कोई पर्टिकुलर मीडियम है।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, किसी भी बॉडी को अगर तुम लिक्विड में डालोगे, किसी भी लिक्विड में डालोगे, तो एक नीचे से लिक्विड भी फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट। ठीक है, तो मान लो ऊपर की तरफ क्या लग गया, यू, या बॉयंट फोर्स भी कह सकते हो। अब इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, टी कॉस थीटा है और यू भी ऊपर की तरफ है, तो प्लस यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एम जी। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। टी साइन थीटा एफ एम के बराबर हो गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम। ये हो गया हमारा फिफ्थ। तो देखो कॉस थीटा वाले का यू उधर भेज सकते हो, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस यू, इसको लिख लो 6। ठीक है, अब फिफ्थ को 6 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 5 डिवाइड बाई 6, तो हम लोग को क्या मिल गया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम जी माइनस यू। ये कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ एम अपॉन एम जी माइनस यू। ठीक है, तो देखो कितने आसानी से हम लोग को दोनों टेन थीटा मिल गया, इसका भी टेन थीटा मिल गया और इसका भी टेन थीटा मिल गया। ये हो गया सेवेंथ इक्वेशन। अब बस सवाल खत्म, टेन थीटा को इक्वेट कर लेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा अब, और फिर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो इधर का नोट कर लो, इधर का मैं रब कर देता हूं। ठीक है, इधर का नोट कर लो, हो गया, चलो रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 7 है, इक्वेट कर लो दोनों को। तो अब एफ नॉट अपॉन एम जी हमारा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एफ एम अपॉन एम जी माइनस यू के। अब ध्यान से देखो, स्फीयर का जो मास होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो एम की जगह पे हम अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हैं, इस साइड भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या होता है याद करो, रो वी जी। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने प्रेशर फ्लूइड्स क्लास 11th में देखा था। तो अब माइनस यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रो वी जी। अब जो जो कांस्टेंट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो वी जी एंड वी जी, तो यहां बच गया एफ नॉट अपॉन डेंसिटी एफ एम अपॉन डेंसिटी माइनस लिक्विड डेंसिटी। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर दो, तो एफ नॉट अपॉन स्फीयर की डेंसिटी, देखो स्फीयर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.5, तो यहां पे क्या आ गया बेटा 1.5, एफ एम अपॉन स्फीयर की डेंसिटी फिर 1.5 एम, और लिक्विड रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी जो कि 0.5 है। ओके, सो एफ नॉट अपॉन 1.5, ये हो गया एफ एम, 1.5 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच गया, एफ एम। तो अब ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1.5, और यही क्या होता है, ई आर होता है। ई आर का फॉर्मूला क्या था, एफ नॉट अपॉन एफ एम, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 1.5। सो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में और एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, सो इसको बहुत अच्छे से देख लेना और कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, चलो देखते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहां पे क्या किया है, तुमसे डेंसिटी ऑफ स्फीयर पूछा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले से दे दिया है। ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो चलो इसको देखते हैं। Two identical charge spheres are suspended from a rigid support. Now they are immersed into a kerosene. The angle between them remains same as it was before in air. Calculate density of sphere K is equal to 2 और density of kerosene दिया हुआ है 800 kg per meter cube. So सबसे पहले एयर के लिए हम चेक कर लेते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है हमारा, ठीक है, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, एकदम सेम पिछले वाले की तरह ही है। यहां पे जो भी एंगल दिया है मान लो वो थीटा है, वो चेंज नहीं होने वाला है। नीचे की तरफ बेटा mg लग जाएगा, इधर फोर्स लगेगा हमारा एफ नॉट, रिपल्शन का फोर्स। यहां से नॉर्मल बना लो, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा,
ये हो गया तुम्हारा टी कॉस थीटा, बिकॉज ये क्या है, इसमें टेंशन लग रहा है, और ये हो गया टी साइन थीटा, एकदम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो हमको अब इक्वेट कर लेते हैं। टी साइन थीटा जो हमारा है वो बेटा एफ नॉट के बराबर है, मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और टी कॉस थीटा हमारा एम जी के बराबर है, ये सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड कर लेंगे सेकेंड से, सो हमको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे लिख देता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम जी। ठीक है, अब इसी सिस्टम को हम लोग मीडियम में रख देते हैं, मीडियम मतलब केरोसिन में रख देते हैं, तो फॉर केरोसिन, चलो केरोसिन में रख के देख लो इसी सिस्टम को। ठीक है, मान लो ये Q और ये भी Q दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे भी एंगल क्या है बेटा, थीटा, सो यहां से नॉर्मल बनाओगे तो ये थीटा, नीचे क्या हो जाएगा mg, इधर रिपल्शन का फोर्स लगेगा केरोसिन में, मान लो F के, इधर T साइन थीटा, बिकॉज टेंशन किधर है, इधर, और T कॉस थीटा ऊपर। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब किसी भी बॉडी को हम किसी भी लिक्विड में डालेंगे तो कुछ अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जिसको बायोंड फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जितना वेट अंदर डालोगे पानी में, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। मान लो mg वेट लग रहा है, तो इमर्स भी कितना करेगा, mg, तो m नॉट जी उसको ले लेते हैं, चलो। ठीक है, m नॉट जी और mg हो गया। अब इक्वेट करके देख लो, तो बेटा t साइन थीटा हमारा हो गया एफ के बराबर, ओके, और t कॉस थीटा प्लस m नॉट जी हो गया हमारा mg के बराबर। अब इसमें t कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एम नॉट जी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया लेट से थर्ड इक्वेशन, और ये हो गया हमारा फोर्थ। अब क्या करोगे, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दो, सो हमको मिल गया ओवरऑल टेन थीटा इज इक्वल टू एफ के अपॉन एम जी माइनस एम नॉट जी। ठीक है, अब हम दोनों टेन थीटा को इक्वेट कर सकते हैं आपस में, सो एफ नॉट अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ के अपॉन एम जी माइनस एम नॉट जी। अब देखो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ नॉट अपॉन एम इज इक्वल टू एफ के अपॉन एम माइनस एम नॉट। अब एम की जगह पे हम क्या लग सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो एफ नॉट विल बी इज इक्वल टू, ये हो गया रो इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ के, रो इंटू वॉल्यूम माइनस यहां पे रो नॉट इंटू वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम तीनों क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, एफ नॉट अपॉन रो इज इक्वल टू एफ के अपॉन रो माइनस रो नॉट। ठीक है, मान लो कि ये रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर है और रो नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिख भी लो कहीं पे। रो जो है बेटा वो तुम्हारा डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, ओके, और रो नॉट जो है वो तुम्हारा डेंसिटी ऑफ केरोसिन है, जिसको हम लोग रोके भी लिखे हुए हैं यहां पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ नॉट अपॉन एफ के जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा रो अपॉन रो माइनस रो नॉट। ठीक है, तो देखो एफ नॉट अपॉन एफ के, एफ नॉट अपॉन एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी, यही है ना। तो एफ नॉट अपॉन एफ के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एफ के, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी अब 2, कैसे, तो ई आर को हम लोग लिखते हैं बेटा एफ नॉट अपॉन एफ के मतलब एफ एम, मीडियम। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू, स्फीयर का तो पता नहीं है, स्फीयर माइनस इसका कितना हो जाएगा 800। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2 रो माइनस 1600 इज इक्वल टू रो। तो देखो बेटा रो इधर आएगा, तो 2 रो में से रो गया तो क्या बचा रो, और 1600 उधर गया तो 1600। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आया, डी। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे पिछला वाला था, बस इस बार क्या पूछ दिया था, इस बार डेंसिटी पूछा था, पिछली बार हमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था। तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, हो गया। सो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके वेक्टर फॉर्म के साथ, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 वीक के अंदर आपको एक शीट मिलेगी
डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसमें आपको जेईई मेंस और नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको जरूर सॉल्व करना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।